आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो धन्यवाद सर समय देने के लिए। अच्छा हुआ सर, ये सारी खबरें वीकेंड पे शुक्रवार शनिवार रविवार को आई, कम से कम अपने को शांति से 3 दिन मिल तो गए समझने के लिए, राइट? अनिल जी, यूजुअली अच्छी खबर मार्केट जब बंद होता है तभी आती है। खराब हाँ। खबरें मार्केट के चालू होते आती है। बट एक तरीके से अच्छा है अनिल जी, इंक्रीमेंटल रिलीफ है, क्योंकि हमारा तो 25% चल रहा था और 18 होना था। कुछ समय के लिए अभी 15% रहेगा, तो एट द मार्जिन पॉजिटिव है। बट बाजार देखना चाहेगा कि वो सेक्शन 301 को 232 को कैसे यूज करते हैं। मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली जो डील हुई है उसी के आसपास ही टैरिफ रहेगा। जैसे भारत का 18% है, या ईयू का 15 है, या जापान का है, तो इवेंचुअली वहीं जाएगा। हमारा एक्चुअली बाजार आज और अच्छा रिएक्ट करता है। ये आईडीएफसी का एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा एचयूएल को लेके थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, तो आई थिंक वो एक पॉकेट बाजार को थोड़ा सा निराश कर रहा है। बट इंक्रीमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ है अनिल जी। और सबसे इंपॉर्टेंटली अनिल जी, मैं ये चलिए इवेंट आएंगे, एक दो दिन का आपको फिल्म देंगे। जो पिछला क्वार्टर गया उसमें अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें निफ्टी 500 कंपनी की, तो आई थिंक पिछले 10-11 क्वार्टर की बेस्ट है। 11 11.5% का टॉप लाइन ग्रोथ है। और अगर आप लेबर इम्पैक्ट हटा दें और वन ऑफ इम्पैक्ट हटा दें, तो 18-19% का अर्निंग ग्रोथ है। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रैली जो है, अगर अगर अपसाइड आए तो वो कितनी ड्यूरेबल है। वो आपकी स्ट्रेंथ, अर्निंग स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करेगी जी। ठीक बात है। लेकिन क्या आपका क्या सेंस मिल रहा है, मतलब 24 फरवरी से यानी कि परसों से नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, हमें कितना देना पड़ेगा? एक तो ट्रम्प बोलेगा आपका तो 18 ही लगेगा, लेकिन डील साइन नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये कि 15 लगेगा, सबके जो लग रहा है वो। तीसरा ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 3.5% जो एमएफएन वाली ड्यूटी लगती है वो इसमें जुड़ जाएगी। आपका क्या अनुमान है? मतलब ऑफकोर्स इट्स अ गेस, बट फिर भी या तो आप श्योर हैं तो भी बताइए, या अनुमान है तो भी बताएं कि कितना टैरिफ लगेगा। अनिल जी, इस पे दो चीजें। मेरा ये मानना है कि इफेक्टिवली जो हमारा नेगोशिएबल रेट है 18%, उसके आसपास कहीं जाके रहेगा। वेटेड एवरेज टैरिफ रेट ऑब्वियसली कम हो जाता है, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पे सेक्टोरल ड्यूटीज हैं। फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पहले इसमें कवर्ड नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि वेटेड एवरेज टैरिफ भारत का थोड़ा सा कम होगा, और इस डेवलपमेंट के बाद शायद एक नेगोशिएशन स्ट्रेंथ मिले। दूसरा, यूएस का जो फोकस है वो भी थोड़ा बदलेगा अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे अभी जो है लॉसूट्स फाइल होंगे रिफंड के। हमने देखा कॉस्को ने फाइल किया है, बहुत कंपनी फाइल करेंगी। और ये चलता रहेगा। तो एक चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि यूएस का जीडीपी का आंकड़ा बहुत खराब आया, 3% का एक्सपेक्टेशन था, 1.4 आया। कोर पीसी जो इन्फ्लेशन है वो वापस 3 की तरफ जा रहा है। और इससे फिस्कल डेफिसिट गड़बड़ाएगा। अगर अगर टैरिफ को रिफंड करना पड़ा जो पुराने चार्ज हुए हैं, इसका मतलब बॉन्ड यील्ड्स पे प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है यूएस का फोकस ज्यादा इंटरनल होने वाला है। और मिड टर्म इलेक्शन है, अप्रूवल रेटिंग्स काफी कम हुई है ट्रम्प साहब की। तो मुझे लगता है एक जो पूरा फोकस होता है गवर्नमेंट का जैसे इलेक्शन आता है, वो अगर इंटरनल हो जाता है, तो बाकी दुनिया, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट है, वो काफी इजी ब्रीथ करेंगे। तो इंक्रीमेंटली बेटर होगा अनिल जी, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम 15 पे, आई थिंक लगभग 17-18 पे आएंगे। गुरमीत सर, एक चीज़ और आपसे राय लेना चाहता हूँ। अभी जैसे चीन पे चल रहा है 35%, ब्राज़ील पे 50% है, हमारे आसपास में छोटे मोटे पे 20-20% और अलग अलग चल रहा है। अब तो सबका 15% हो गया, तो हमारे लिए कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? अरे जी, टेम्पररी है। जैसा मैंने बोला, आई एम श्योर वो बाकी सेक्शंस यूज करेंगे। हाँ, एक जो हमें थोड़ा सा रिलेटिव एडवांटेज आ रहा था, लेट्स से वीज़ चाइना कुछ पॉकेट्स में, वो हमें एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये कितनी देर चलता है, क्योंकि वो आज क्या कहेंगे ये भी पता नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जो उनका पहला रिस्पॉन्स था, इफेक्टिवली जहाँ पे ट्रेड डील हो रही है वो गुड फेथ में उस रेट के आसपास होगा। कुछ जगह रिलेटिव डिसएडवांटेज है, कुछ जगह फायदा भी होगा ना जी। क्योंकि सब अब 15% पे हैं। भारत, अब हम 25% पे थे, उसके पहले 50% पे चल रहे थे। तो वो आई थिंक आपस में ट्रेड ऑफ हो जाएगा। और थोड़ा सा एक रिलीफ रैली आपको दिख सकती है जो एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो वो मैं रूल आउट नहीं करूंगा, टैक्टिकली वो थोड़ा सा प्ले आउट हो जाता है। बट जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, इवेंचुअली पोर्टफोलियो को वहीं पिवट करिए, क्योंकि ये चीज भी प्ले आउट हो जाएगी वो कुछ दिनों में। बट इफेक्टिवली जो आपको सस्टेन करेगा वो आपका सॉलिड अर्निंग ग्रोथ है। और मैं Q3 नंबर से काफी इंप्रेस्ड हूँ। उसके अलावा जो मैक्रो डैशबोर्ड एनर्जी वो बहुत इंप्रूव हुआ है। आप अगर M3 सप्लाई देखिए, जो मनी सप्लाई की बात करते हैं, बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखिए आप। मैं L&T की कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, इस बार ऑर्डर बुक में 35% प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर्स हैं। फिर हमने केपेक्स का डेटा देखा कि जो ग्रॉस फिक्स एसेट फॉर्मेशन है
लिस्टेड कंपनीज का, वो 13% बढ़ा है। तो इकोनॉमी में बहुत सारे ग्रीन शूट्स हैं, और अगर ये सस्टेन होते हैं तो ये न्यूज़ इंक्रीमेंटली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रखेगी। फिर सर अपने खुश होने की वजह क्या है? जब लगना ही 18% ही है, जिसकी बात तय हो चुकी थी, सब फाइनल करने के लिए टीम भी जा रही थी कल, वो टिकट कैंसिल करवाए लास्ट मोमेंट पे सारे। तो अब ये बताइए कि फिर हम क्यों प्रसन्न क्यों हैं इतने? क्यों हम 150 पॉइंट ऊपर हैं फिर? अनिल जी, हम बिना कारण के बहुत ज्यादा सप्रेस्ड नहीं है, तो बाजार एक दो दिन के रिएक्शन से आप पोजीशनिंग देखिए, 12-18 महीने हो गए हैं। मैंने एफआई की शॉर्ट पोजीशन 80% से नीचे बहुत कम देखी, अब शायद 77-78% आई है। कंटिन्यूस सेलर है। फरवरी एक ऐसा महीना रहा है जहां अभी तक नेट आउटफ्लो जो है फ्लैट है या मार्जिनली पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट थोड़े से बायर्स हैं। उसके अलावा थोड़ी सी डोमेस्टिक सप्लाई भी कम हुई है, नहीं तो आईपीओ और ब्लॉक डील्स अनिल जी हफ्ते में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है एफआई से ज्यादा डोमेस्टिक सप्लाई एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो बहुत सारे कारण हैं, और भारत ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है जी। आप अगर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का रिटर्न देखें, मतलब मैं पहली बार, अगर आप करेंसी भी एडजस्ट करें, 40-50% का अंडर परफॉर्मेंस है ये मैंने बहुत कम देखा है अपने 20-22 साल के इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो मुझे लगता है पोजीशनिंग जो है भारत की, क्योंकि एफआईज इतने शॉर्ट हैं, ओवरऑल नेगेटिविटी है, वो एक पोजीशनिंग की वजह से मुझे लगता है आपको एक रिलीफ रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बट ड्यूरेबल जब ही होगा जब जब सॉलिड अर्निंग ग्रोथ आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने कहा भी कि अल्टीमेटली हम काफ़ी दबे कुचले भी हैं। हमारे मार्केट उतने अच्छे चल भी नहीं पाए। अब ये बताएं कि सर जिस तरह से लगभग लगभग सारे ट्रिगर्स बाहर गए, वैसे खाली एक ही बचा है, ईरान और अमेरिका वाला। हम सोच तो रहे थे कि सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग जब आए, नोट तो सारे वही बनाए थे सर कि ईरान का डिस्कशन करना पड़ेगा, ईरान पे किसने कितना बम डाला, ईरान ने क्या बोला। आउट ऑफ सिलेबस ये ट्रम्प साहब आ गए टैरिफ वाला। अभी ईरान वाला खतरा, मतलब ट्रम्प साहब जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे टैरिफ से, फिर करेंगे कुछ? अरे जी, प्रोबेबिलिटी कम हुई है, बट बना हुआ है। मैं रूल आउट नहीं करूंगा, क्योंकि इतना प्रेशर बनाया है, इतने वॉरशिप्स भेजी हैं, इतना ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ है। तो प्रेशर बना के रखा हुआ है, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जो इजराइल विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आप जब आप एकदम मिडिल ऑफ क्राइसिस में जा रहे हैं, तो एक जो बैलेंसिंग इक्वेशन होनी चाहिए मिडिल ईस्ट की और इसराइल की और बाकी कंट्रीज की, वो उसमें होगा। बहुत सारे डिफेंस के मुझे लगता है सौदे होंगे। ये एक ऐसा पॉकेट है जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रक्चरल साइड पे है। आप देखिए, हम रफाल की डील होगी, हम इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, फ्रांस पिनाका रॉकेट लेने की बात कर रहा है, जो मल्टी बैरल रॉकेट है। तो अगर पहले आर्मेनिया ने लिया था, अगर फ्रांस जैसी बड़ी डेवलप्ड नेशन, डिफेंस एडवांस नेशन अगर हमसे रॉकेट से मिसाइल्स लेता है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे सेक्टर के लिए। तो डिफेंस एक ऐसा पॉकेट है जिस पर निगाह रखनी चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रक्चरल टेलमेंट है। बैंक, मुझे लगता है अगर आज आईडीएफसी का एक्सीडेंट नहीं होता तो आई थिंक बैंक निफ्टी सपोर्ट करती मार्केट को। तो बैंक में मॉर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मैंने कभी पीएसयूज बैंक की इतनी अच्छी एसेट क्वालिटी नहीं देखी आने की, मतलब इतना लो क्रेडिट कॉस्ट। आप एसबीआई और एचडीएफसी के नेट एनपीए में फर्क नहीं बता पाएंगे ज्यादा परसेंटेज वाइज। और आप गाइडेंस देखिए, वो 13-14% का गाइडेंस दे रहे हैं, 50 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, और आप 13-14% का क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ बहुत सॉलिड पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का और मोमेंटम का। तो मुझे लगता है कि आप जहां स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वहां पे अगर हम पोजीशन रहेंगे, तो ये ईरान वाला मुद्दा भी चला जाएगा। यदि कोई ना कोई मौका आता रहेगा। पहले इजराइल यूक्रेन रशिया था, फिर ईरान इजराइल था, अभी टैरिफ थे। अब कुछ ना कुछ लगा रहेगा मार्केट में जब तक ट्रम्प साहब हैं। तो मुझे लगता है कि उसको कुछ समय के लिए इग्नोर करना चाहिए और डोमेस्टिक पे फोकस करना चाहिए। है, ये बात तो सही है। अच्छा सर, आज प्राइवेट बैंक्स पे भी सरकारी बैंकों की बात निकली है, तो आज प्राइवेट बैंक्स पे भी राय लेना चाहता हूँ। आज आपने देखा ही किस तरह से आईडीएफसी बैंक अभी भी 17-18% कितना नीचे है। हाँ, 18% नीचे है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 6% नीचे है। क्या समझा जाए इस तरह के जो मूव आ रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेकर? और आपको क्या लगता है, क्या फिर वाकई में बाजार का फोकस मजबूत सरकारी बैंकों पे या बड़े प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहेगा? कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है थोड़ा रोटेशन होगा अनिल जी, क्योंकि अभी पीएसयू ट्रेड हुआ है। आप एचडीएफसी आईसीआईसीआई देखिए तो फ्लैट ही है, और मुझे लगता है थोड़ा कैचअप आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज का फर्क नहीं रहेगा। अगर आप एसबीआई को कंसोलिडेटेड बुक देखें और एचडीएफसी की देखें, तो वैल्यूएशन गैप बहुत ही कम हो गया है, इनफैक्ट ना के बराबर है। और अगर आप एचडीएफसी की मैं बात करूं कि सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप उसकी सब्सिडीज हटा दें तो उसका वैल्यूएशन लगभग 11.5 लाख करोड़ के आसपास है। और अगर आप इस साल 80-85 हज़ार करोड़ का पैट लें, तो 12-13 के पी पे है। हिस्टोरिकली लो प्राइस टू बुक रेशियो पे है। और बैंक ने बोला है कि जो मर्जर रिलेटेड कंसोलिडेशन है वो बिहाइंड है।
तो मुझे लगता है थोड़ा कैचअप हो सकता है लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक में। प्लस जहाँ पे क्रेडिट इन्फ्यूजन आया है, जैसे फेडरल बैंक है, आरबीएल है, जहाँ पे आप देखिए 10-11 बिलियन डॉलर अनिल जी सेक्टर में आया है, बैंक्स एनबीएफसी मिला के। बैंक्स कुछ 7-8 गुना लेवरेज होते हैं, इसका मतलब 80 से 100 बिलियन डॉलर का इन्फ्यूजन होने वाला है क्रेडिट का इकोनॉमी में। इसलिए मैं बहुत दंगो हूँ इकोनॉमिक मोमेंटम को लेके, और ये बहुत सारा मैक्रो डैशबोर्ड कर रहा है। थोड़ा सा जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, सिर्फ एक ही जगह आप परेशान होंगे अगर क्रेडिट क्वालिटी खराब है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आई थिंक आईडीएफसी का ये टाइमिंग भी बहुत गलत था, और कहीं ना कहीं कंट्रोल्स पे क्वेश्चन मार्क रेस करता है। तो ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक के ढूंढने के चक्कर में मत रहिए। जहाँ पे सॉलिड ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और ट्रैक रिकॉर्ड है कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहा है, वहीं पे फोकस रखिए। बिल्कुल, ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें कही भी। अब एक सवाल थोड़ा सा डिफेंस शेयरों पर भी लेना चाहता हूँ। हालांकि आप भी सोचेंगे आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। नहीं जी, मैं तो आया था ट्रेड डील के लिए, क्योंकि आप ट्रेड डील में ट्रम्प तो क्या है, वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जितनी उन पर बात करें नेवर एंडिंग है सर, है ना। और वैसा हाल है। तो सर जरा इस पर बताओ, कौन सा पूछा, हाँ डिफेंस शेयरों पर मामला थोड़ा ढीला दिख रहा है, कैसे देखते हैं सर आप? सर मुझे बहुत स्ट्रक्चरल टेलविंड दिखता है, जैसे और आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी जाना पड़ेगा। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज़्यादातर रेडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम पे फोकस है। आप देखिए 80-85 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है, 27% का उनका एबिट का मार्जिन रहा है। तो आपको एक, अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आपको 20-22 हज़ार करोड़ का एबिट का विजिबिलिटी दिखता है इस भाव पे भी। सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें, अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। फ्रांस शायद पिनाका रॉकेट लेगा। डिफेंस ऑर्डर बुक 10% होती थी आज से 3 साल पहले, आज 30% है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 10 साल से 30% से ऊपर का ईपीएस ग्रोथ दिया है। फिर आप थोड़ा सा एचएल को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि तेजस ग्राउंड हुआ है, जीई से डिले है, तो वहां मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप सेगमेंट बाय सेगमेंट जाएंगे, आई थिंक, और लोकलाइजेशन हो रहा है। मैं अभी पीछे ये जो यूपी में कॉरिडोर बना है, डिफरेंट नोड्स बने हैं, वहां पे हमने विजिट करी थी बहुत सारे डिफेंस एंसिलरीज की। बहुत अच्छा केपेक्स हो रहा है जी। बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। आजाद इंजीनियरिंग है जो टरबाइन के पार्ट्स भी बनाती हैं, ब्लेड्स बनाती हैं, फॉयल ऑयल्स बनाती हैं, डिफेंस के पार्ट्स बनाती हैं। तो जब ये लोकलाइजेशन होगा, पीला इंसेंटिव्स आएंगे, बहुत सारी एंसिलरी, जिसे हम पिक एंड शॉवल प्ले बोलते हैं डिफेंस में, वो भी उभर के आएगा। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए हम ओवरवेट हैं। हम कम से कम 12-13% वेट है हमारे पास डिफेंस स्टॉक्स का। वाह क्या बात है, 12-13 स्टॉक्स डिफेंस शेयर में आप ओवरवेट। बहुत 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 धन्यवाद गुरमीत सर, आपसे बात करके हमेशा बड़ा मजा आता है और बहुत डीप इंसाइट भी मिलती है। लाइकवाइज एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछूं सर आपसे? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बिल्कुल। सर वीकेंड में कितने घंटे पढ़ाई की थी ये बताइए, फ्राइडे शाम से लेके संडे लेट नाइट तक? अनिल जी, जब आपके साथ इंटरव्यू होता है तो पढ़ाई बढ़ा देता हूँ। अदरवाइज सारा दिन पढ़, ये पैशन है अनिल जी। अब ये धीरे धीरे है ना, आप सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, और अच्छे लोगों से मिलता रहता हूँ। आई थिंक मैं ये बहुत सारे प्रमोटर्स को मिलता हूँ, बिजनेसमैन को मिलता हूँ। आई थिंक वहां से वो जो ज्ञान है, विज्ञान हो जाता है। और सर वो मेरे को फालतू में वग्गा साहब ने बदनाम कर रखा, आपने भी उन्हीं से ले ली ये लाइन। वग्गा साहब भी कहते हैं आपके शो में तो क्या पूछ लोगे पता नहीं चलता है, पढ़ पढ़ के आता है। थैंक यू सर। लेकिन आपने वाकई में, क्योंकि इस वीकेंड पे तो मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी, तो मुझे समझ में आया कि वाकई में इतनी डीप एनालिसिस और नॉलेज के लिए कितना समय लगा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।